द सरकारी कण चैनल पे हम फिर हाजिर हैं और आज हम अपने देश में अपने लोकतंत्र पे बढ़ते हुए खतरे, इस पर बढ़ते हुए हमले के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आप 2014 से लगातार देख रहे हैं कि जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कट्टरपंथी आरएसएस द्वारा निर्देशित भाजपा की सरकार आई है, तब से यह अपने पहले की सरकारों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर से हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पे कुठाराघात कर रही है। साथियों, इतना ही नहीं, इस सरकार ने अपने ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी जमातों को पैदा किया है, ऐसे ऐसे तमाम फिल्मी कलाकारों को, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों को पैदा किया है जो इसके द्वारा किए गए हमलों को रात दिन जायज़ ठहराने में लगे हुए हैं। इन्होंने तमाम, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे व्यापारी हों, समाज के हर हिस्से पर तरह तरह से हमले किए हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल ही किसानों ने लगभग 700 शहादतें देने के बाद इनके काले कानूनों को आंशिक रूप से वापस कराने में सफलता पाई थी, लेकिन मजदूर वर्ग, जिसके सारे जो अधिकार थे, श्रमिक अधिकार, जिसमें उनको काम के दौरान खतरों से कुछ अधिकार मिलते थे, यूनियन बनाने के अधिकार मिले हुए थे, घायल हो जाने पर मालिक की जिम्मेदारी तय थी और उसमें काम के घंटे तय थे कि 8 घंटे से अधिक के काम नहीं करे जा सकते। उनके ऐसे 30 से अधिक कानूनों को रद्द करके उन्हें सिर्फ 4 श्रम संहिताओं में आबद्ध कर दिया गया। उसी तरीके से विद्यार्थियों पर हमले किए गए कि उनकी फीसें लगातार बढ़ाती चली गई और क्या हुआ, इनके जो फार्म भरने की चीज़ें थीं, वैकेंसियाँ थीं, उसको सरकारी हर विभाग में वो वैकेंसियाँ लगातार कम से कम की गई। तो क्या हुआ कि अब उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती चली गई और वैकेंसियाँ घटती चली गई। ऐसे में कंपटीशन और ज़्यादा टाइट कर दिए गए ताकि कम से कम विद्यार्थी, कम से कम अभ्यर्थी परीक्षा पास कर सकें। इसका नतीजा क्या निकला कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी अब जो पहले से ही भयावह थी और भयावह और विकराल होती चली गई। दोस्तों, क्या ये हमले किसी सोची समझी साजिश के हिस्से हैं? साथियों, आपको पता है कि जब व्यापारी वर्ग, जो बड़ा व्यापारी वर्ग है, जैसे टाटा हैं, अंबानी हैं, तमाम पूंजीपतियों के ग्रुप्स हैं, वे अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ाते रहने के लिए वो तमाम तरह के आर्थिक सुधार करवा रहे हैं। ये आर्थिक सुधार विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसी तरीके से तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके निर्देशन में देश विदेश के जो पूंजीपति वर्ग है, जिनके पूरे देश के आर्थिक साम्राज्य पर कब्जा है, वो सरकारों से इस तरह के सुधार करा रहे हैं। और ये जो सरकार अभी चल रही है, इसने डंके की चोट पर कहा था कि कांग्रेस की तुलना में ये आर्थिक सुधारों को और ज़ोर शोर से लागू करेगी। शायद इसीलिए गुजरात समिट में अंबानी जी के नेतृत्व में पूंजीपतियों ने तय किया कि देश के अगले प्रधानमंत्री यही होंगे, यानी श्री नरेंद्र मोदी दामोदकर जी। साथियों, अब आगे क्या होंगे कि जो समाज में समस्याएं बढ़ रही हैं, चाहे भिन्न भिन्न समाजों पे जो हमले हो रहे हैं, तो विरोध करने के जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो बहुत ही सीमित किए जा रहे हैं। जैसे अगर धरना दे रहे हैं, कोई सड़क जाम कर रहे हैं, तो उस पर देशद्रोह जैसी कठोर धाराएं लागू कर दी जा रही हैं। उनकी जमानत को मुश्किल किया जा रहा है। अभी एक केस से कोई छोड़ता नहीं कि घर पहुंचते पहुंचते उस पर 10-20 कठोर मुकदमे और लाद दिए जाते हैं। चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे समाज के व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे किसी भी अन्य तबके के लोग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आदिवासी हों, आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में जहां आदिवासियों की बहुलता है, वहां उनके जंगल के जो अधिकार थे उनको कमज़ोर किया और उनकी ज़मीनें जो हैं वो वेदांता जैसे समूहों को दे दिया। और बदले में जब आदिवासियों ने वहाँ पे विरोध किया, विद्रोह किया,
तो उनके नेताओं पे तरह तरह के काले कानून वाली धाराएं लागू कर दी गई और उनमें से तमाम लोग आज भी जेल मुकदमों का सामना कर रहे हैं। क्या ये हमको इमरजेंसी की याद दिलाती है? साथियों, आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने लगातार अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़वा लिया कि जैसे राष्ट्रपति की आप आलोचना नहीं कर सकते, वहाँ की सरकार की नीतियों की आप आलोचना नहीं कर सकते। और तब वहाँ जन विद्रोह हुआ और लगभग जबरदस्ती रॉबर्ट मुगाबे को वहाँ की जनता ने सत्ता से लात मारकर बाहर किया। इसी तरीके से मेक्सिको देश है, वहाँ पे PRI पार्टी जब से मेक्सिको आज़ाद हुआ लगभग 1980 से, तब से लगातार वही एक पार्टी हर चुनाव जीतती चली आ रही थी। कारण क्या था? जैसे आज आप देख रहे हैं कि सारे समाचार पत्र, सारे मीडिया चैनल और सभी जो IT सेल हैं उन पे कब्जा है एक खास तरह की विचारधारा, यानी आज के RSS निर्देशित भाजपा पार्टी की नीतियों का। तो उसी तरीके से मेक्सिको की PRI पार्टी ने क्या किया कि वहाँ के सभी सरकारी चैनलों को, सरकारी मीडिया को, प्राइवेट मीडिया को अपने पक्ष में खरीद लिया। उनको मजबूर किया कि वो सिर्फ एक पार्टी के कार्यक्रम को ही दिखलाएं और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सिर्फ आलोचना करें। और क्या किया कि जितने सरकारी अधिकारी थे, चाहे टीचर्स हों चाहे अन्य प्रशासनिक अधिकारी हों, उनको फोर्स करते थे कि वो जनता के बीच में जाएं, अभिभावकों के बीच में जाएं और उसी पार्टी को वोट देने के लिए उन्हें समझाएं। जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ था कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखाओं में आने के लिए मजबूर किया था। साथियों, क्या अंतर है जब इंदिरा गांधी भी इसी तरीके से इमरजेंसी लागू करके और बहाने बनाकर आपराधिक आधार का या किसी अन्य आधार का तमाम लोगों को जेल में ठूंस दिया और जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल दिया था। लेकिन एक अंतर था कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस का उद्देश्य कभी भी समाज को कट्टरपंथ की ओर ले जाना, हिंदुत्व के नाम पर वैज्ञानिक धारा के विरुद्ध ले जाना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य सत्ता में बनाए रखना तो था अपने को, लेकिन समाज की सोच को, विज्ञान की सोच को उल्टी दिशा में घुमाना नहीं था। लेकिन इस सरकार के क्या टारगेट है? ये सरकार कहती है कि यह भारत का खोया हुआ गौरव वापस लाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये साफ साफ कहती है कि जो ब्राह्मण समुदाय है, जो अंधविश्वासी युग था, उसको ये वापस लाएगी। जैसे शायद अब यह पढ़ाया जाएगा कि गंगा गंगोत्री के बजाय ब्रह्मा के कमंडल से ही निकलती है। जिस तरीके से तमाम इस्लामिक और ईसाई देश हैं, कुछ इस्लामिक देशों में जैसे वहाँ अगर आप विज्ञान के तर्क का इस्तेमाल करते हुए आप अंधविश्वास में लिखी गई कुछ चीज़ों का खंडन करते हैं, जैसे कि दुनिया कैसे बनी, तो इस निंदा कानून के तहत आपको फांसी हो सकती है, लोग पत्थर से मार के कुचल सकते हैं। शायद इसी तरह के कानून आने वाले दिनों में यहाँ पास किए जाएंगे कि अगर आप इस बात का खंडन करेंगे कि ये पृथ्वी जो है इसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, या गंगा उनके कमंडल से नहीं निकलती है, या पृथ्वी शेषनाग के फन पर नहीं टिकी है, शायद ऐसी बातों के लिए आपको फांसी हो जाए या अन्य कुछ हो जाए। मैं नहीं कहता दावे से कि ऐसा ही होगा, लेकिन जो मांग चल रही है कि एक फला गीता ग्रंथ को देश का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, फिर देवी देवताओं के जो हिंदुओं के देवी देवता हैं उन पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए, और धर्म संसद में जिस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उससे पूरा ऐसा अंदेशा लग रहा है कि आने वाले समय में यह देश कट्टरवादी हिंदुत्व की ओर बढ़ेगा, जो आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र पे कठोर हमला करेगा, और लोकतंत्र में जो विरोध करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं शायद वह छीन लिया जाएगा। आप सबको इस खतरे के प्रति अभी से सचेत हो जाना चाहिए और ऐसी नीतियों के विरुद्ध एक देश को बचाने के लिए, एक व्यापक जन संघर्ष करने के लिए एक बड़े स्तर पे जन गोलबंदी की ओर बढ़ना चाहिए, जो अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।